2018 में हमें जब शरणार्थियों की अनेक समस्याओं के बारे में पता चला, खासतौर से बिजली, उस समय एक बड़ी सुर्खी थी अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में। बिजली न होने की वजह से मजनू के टीला में कितनी बड़ी जी। समस्या थी शरणार्थियों की, और 1-2 वृद्ध शरणार्थियों की मृत्यु भी हुई गर्मी के कारण। तब मैंने तय किया, मैं खुद जाकर के, और जब आकलन किया तो पता चला कि बिजली की समस्या तो सिर्फ एक समस्या, बाकी अनेकों समस्याएं थी। और तब से हम लगातार मजनू का टीला और सिग्नेचर ब्रिज, इन 2 शरणार्थी कैंपों में काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी पीड़ा ये थी कि ये तो अपने आप को भारतीय समझते रहे हैं, लेकिन भारत में उनको अक्सर पाकिस्तानी कहा जाता है। उनके बहुत सारे अधिकार जो नागरिकों के हैं, उनसे वंचित हैं। कुछ अधिकार भारत सरकार ने दिए हैं 2014 के गजट के हिसाब से, लेकिन एक नागरिक के अधिकार तो उनको नहीं है। और एक स्टिग्मा पाकिस्तानी, ये इनको बहुत पीड़ा देता रहा है। 1947 में सिर्फ परिवार इधर से उधर नहीं गए, परिवार बिखर भी गए। नमस्कार, द पैम्फलेट के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनीता त्रिपाठी। इस वक्त दूसरे विंडो में हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनका नाम है सुधांशु सिंह, जो तकरीबन 10 सालों से भी ज़्यादा समय से कहें तो पाकिस्तान से आए भारत में हिंदू शरणार्थियों के काम में लगे हुए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। अब इससे बेहतर होगा कि सुधांशु जी आप कुछ बताएँ, खुद अपना परिचय दें। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मेरा परिचय ये है कि मैं पिछले 36 वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ। भारत के अलावा और भी अन्य देशों में काम किया है मैंने। अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान और कई देशों में मेरी पिछली जॉब स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा में थी। और वहाँ पे ही मैंने निर्णय किया कि अब मुझे भारत वापस आकर के एक अपनी संस्था बनानी है, जो कि भारतीय मूल्यों पे काम कर सके। जो हमारी समस्याएँ हैं उनके निराकरण के लिए भारतीय मूल्यों पर आधारित होकर के, और ज़्यादातर हमारी फंड भी इंडियन से हो, चाहे वो भारत में रह रहे हो या भारत के बाहर। और ये एक इंडिपेंडेंट इस प्रकार की एक संस्था बनाने का विचार मेरे दिमाग में था, इसलिए मैं 2016 में वापस आकर के मैंने ये संस्था स्थापित की, ह्यूमैनिटेरियन एड इंटरनेशनल। और फिर 2018 में हमें जब शरणार्थियों की अनेक समस्याओं के बारे में पता चला, खासतौर से बिजली, उस समय एक बड़ी सुर्खी थी अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में। बिजली न होने की वजह से मजनू के टीला में कितनी बड़ी जी। समस्या थी शरणार्थियों की, और 1-2 वृद्ध शरणार्थियों की मृत्यु भी हुई गर्मी के कारण। और उस तब मैंने तय किया, मैं खुद जाकर के वहाँ पे देखने के लिए, स्थिति का आकलन करने के लिए। और जब आकलन किया तो पता चला कि बिजली की समस्या तो सिर्फ एक समस्या थी, बाकी हुँ। अनेकों समस्याएँ थी। और तब से हम लगातार मजनू का टीला और सिग्नेचर ब्रिज, इन 2 शरणार्थी कैंपों में काम कर रहे हैं। मतलब अभी जो हमें जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो अब तक ये जो शुरुआत हुई है, जो इंट्रोडक्शन हुआ है, जो परिचय आपने दिया, उसके ज़रिए ये समझ गए होंगे कि हमारी चर्चा का केंद्र है, वो क्या है। तो हमारी चर्चा का जो केंद्र है, वो है सीएए, यानी जो पड़ोसी देशों से भारत आए हैं, जो हिंदू शरणार्थी, उनके लिए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपने कहा कि 2018 से तकरीबन आप काम कर रहे हैं हिंदू शरणार्थियों के लिए। तो लेकिन उससे भी पहले से जो हिंदू शरणार्थी हैं वो इस आस और ऐसी उम्मीद में थे कि जिस ज़मीन से जुड़े थे वो, उस देश की मिट्टी, उस देश की नागरिकता मिले। तो सीएए लागू होने के बाद कैसी खुशी, मुझे लग रहा है कि उनकी खुशी तो ये समझना वाजिब होगा कि वो कितने खुश होंगे। लेकिन आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, शरणार्थियों को मैं 3 कैटेगरी में रखता हूँ। शरणार्थी तो करीब यूएनएचसीआर का अगर डाटा लें तो 100 मिलियन से ऊपर इंटरनली डिस्प्लेस्ड को लेकर के 100 मिलियन से ऊपर शरणार्थी और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, जिनको 3 कैटेगरी में मैं रखता हूँ। पहला वो जो कि अपने मूल देश की स्थिति को नॉर्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वो वापस जा सकें। और दूसरे वो शरणार्थी हैं जो कि जानते हैं कि उनके मूल देश में स्थिति शांत नहीं होने वाली, जैसे अफ़गानिस्तान। और वो भारत में भी हैं बहुत सारे अफ़गान रिफ्यूजी, वो ना तो वापस जाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान और ना भारत में रहना चाहते हैं। वो किसी थर्ड कंट्री में सेटलमेंट चाहते हैं, और ये थर्ड कंट्री बेसिकली अमेरिका या यूरोपियन देश होते हैं। तीसरे जो शरणार्थी हैं वो अपने मूल देश में वापस नहीं जाना चाहते, जिस देश में शरण लिया है वहाँ ही रहना चाहते हैं। चूँकि ये हिंदू शरणार्थी सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत से ज़्यादा मीन्स दे हैव मोर फीलिंग ऑफ बिलॉन्गिंगनेस, वो यहाँ की नागरिकता
वो सांस्कृतिक रूप से तो पहले से भारतीय हैं और वो यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं, वो यूरोप नहीं जाना चाहते, वो किसी यूएस या कनाडा भी नहीं जाना चाहते। लेकिन इनकी पीड़ा ये थी कि ये तो अपने आप को भारतीय समझते रहे हुँ, हैं, लेकिन भारत में उनको अक्सर पाकिस्तानी कहा जाता है। उनके बहुत सारे अधिकार जो नागरिकों के हैं, उनसे वंचित हैं। कुछ अधिकार हुँ, भारत सरकार ने दिए हैं 2014 के गज़ट के हिसाब से, लेकिन एक नागरिक का अधिकार तो उनके ऊपर नहीं है और एक स्टिग्मा पाकिस्तानी, ये इनको बहुत पीड़ा देता रहा है और जब ये नागरिक बन जाएँगे तो ना इनको सिर्फ़ हमारे स आप जैसे अधिकार प्राप्त होंगे, बल्कि ये जो एक स्टिग्मा इनके साथ रहता है और इनको अक्सर कहा जाता है, यू आर पाकिस्तानी। हुँ। उम, उससे भी इनको मुक्ति मिलेगी। तो ये जो इनका इनके मनस्थिति पे जो प्रभाव पड़ेगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता और हम आप समझ भी नहीं सकते जो इनको एक पीड़ा थी, जिससे इनको छुटकारा मिलेगा। वो एक मेरे ख़्याल से ब बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में आपने बताया कि ऐसी समस्याएँ तो कई थी। बिजली का आपने ज़िक्र किया सबसे पहले क्योंकि बिजली नहीं थी, गर्मी थी। गर्मी की वजह से कई जो शरणार्थी थे, कई बुज़ुर्ग थे, उनकी मौत भी हो गई। जी। तो एक सिर्फ़ बिजली जो समस्या थी वो थी। उसके अलावा आप जब से जुड़े उनके साथ, उस दौरान क्या कुछ और परेशानियाँ दिखी जिसका निराकरण बहुत ज़रूरी था? क्योंकि उसके बिना जो एक मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं आपको ज़िंदा रहने के लिए, आपको अ क्या लगा कि और कौन-कौन सी ऐसी समस्याएँ थी? देखिए जैसा कि आपको पहले मालूम ही होगा कि इंडिया ने रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 साइन नहीं किया है फॉर ऑब्वियस रीजंस और उसकी वजह से हम किसी को भी शरण देने के लिए बाध्य नहीं है एज ए कंट्री। बावजूद इसके हमारे देश ने कभी किसी शरणार्थी को मना नहीं किया, इसलिए हमारे पास अलग अलग देशों से शरणार्थी हैं। श्रीलंका, अफगानिस्तान, तिब्बत, सीरिया, सूडान, इन सब से बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबसे हमारे पास रिफ्यूजीज़ हैं। लेकिन हम रिफ्यूजीज़ को 2 कैटेगरी में रखते हैं, मैंडेट और नॉन मैंडेट। मैंडेट रिफ्यूजीज़ वो हैं, जो कि यूएनएचसीआर के मैंडेट में आते हैं और यूएनएचसीआर उनको रिफ्यूजी कार्ड देता है और उसके रिफ्यूजी कार्ड देने के बाद उनको कुछ सेवाएँ भी प्रदान करता है, कुछ आर्थिक सहायता भी देता है और वो यूएनएचसीआर की देख-रेख में होती है। जैसे अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं, श्रीलंकन रिफ्यूजीज़ हैं। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे पाकिस्तान से आए हुए लोग या हुँ, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू और क्रिश्चियंस, ये नॉन मैंडेट हैं। इनको यूएनएचसीआर कोई सहायता नहीं देता है। इनके लिए भारत सरकार ने 2014 की गज़ट से कुछ प्रावधान दे रखे हैं, जो बाकी रिफ्यूजीज़ को नहीं मिलते। जैसे कि ये अपना आधार कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर सकते हैं, छोटे-मोटे मकान खरीद सकते हैं, इस तरह की सुविधाएँ हैं। हुँ। अ, लेकिन कोई आर्थिक सहायता तो ना तो यूएनएचसीआर से है, ना किसी सरकार से है। तो ये पूरी तरह से या तो अपने ऊपर हैं निर्भर या हमारी जैसी संस्थाओं के। हुँ, अब इनके पास कोई ज़मीन तो है नहीं, सरकार ने ज़मीन नहीं दी और इसलिए वो ऐसी ज़मीन पे बैठेंगे जो कि बहुत ही उपेक्षित हो, मार्जिनलाइज़्ड पीस ऑफ लैंड। हुँ, दैट मीन्स वल्नरेबल पीस ऑफ लैंड। ये इसलिए यमुना बैंक पे आकर के इन्होंने बसना शुरू किया जो कि बहुत ही वल्नरेबल है और चूँकि वल्नरेबल है एनजीटी की लैंड है इसलिए ये स्लम के रूप में भी नोटिफाइड नहीं है। अब हुँ, चूँकि स्लम के रूप में नोटिफाइड नहीं थी इसलिए ड्यूसिप जो बाकी स्लम्स में सेवाएँ प्रदान करता है वो कोई भी सेवा इस इन सब क्षेत्रों में नहीं थी। तो न सिर्फ़ बिजली, पानी की सुविधा नहीं थी, शौचालय पर्याप्त नहीं थे, कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं थी, स्कूली शिक्षा पर्याप्त नहीं थी, नहाने की सुविधा नहीं थी, अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो वो जो है कूड़ेदान में रहने जैसा था, स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं। तो प्रॉब्लम्स कॉम्प्रिहेंसिव थी। इसलिए हमने 2018 से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना करके इनके साथ काम शुरू किया और हमारे काम जो हमारा प्रोग्राम है वो 5 डोमेन्स में है इनके साथ। अच्छा। एजुकेशन, हम चाहते हैं कि हर बच्चा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एजुकेशन प्राप्त करे और उसके लिए हमने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से बात की, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनको भी दाखिला दिलाया। हमारे ट्यूशन क्लासेस चलती हैं, स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन, स्कॉलरशिप ताकि बच्चे ड्रॉप आउट ना हों। इस तरह के हमारे शिक्षा के कार्यक्रम हैं और अब बच्चे 12वीं में भी पहुँच रहे हैं और कुछ तो कॉलेज में भी पहुँच रहे हैं। हेल्थ हेल्थ में हम कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और रेफरल सर्विसेज़, लीगल हुँ, असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं। इनकम जनरेशन और स्किल बिल्डिंग ये हमारा चौथा डोमेन है और पाँचवाँ है एक्सेस टू बेसिक एमेनिटीज़। एक्सेस टू बेसिक एमेनिटीज़ हम प्राइमरली हमने ये काम किया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनके साथ। हमने इन दोनों के साथ दोनों को पिटीशन दायर किया और उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया।
और इन्होंने दिल्ली सरकार और होम मिनिस्ट्री दोनों को ही लिखित रूप में इन दोनों कैंप्स में सारी सुविधाएं प्रदान करने का आदेश दिया, और जिसके कारण हमारे टॉयलेट्स बनी इन दोनों कैंप्स में, बिजली आई, पानी की सप्लाई शुरू हुई, कूड़ा उठाने का काम शुरू हुआ, और एजुकेशन और बाकी जो हम काम तो कर ही रहे हैं। इनके लिए कभी-कभी आधार कैंप लगते हैं ताकि सबके आधार बन सकें। इस जी। प्रकार का हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान है ताकि जब भी वो भारत के नागरिक बने, वो एक स्वस्थ नागरिक बने। तो ये सारी समस्याएँ थी और उस पे हम इस प्रकार से काम पिछले 6 साल से कर रहे हैं। क्योंकि जिन समस्याओं के बारे में आपने कहा, कुछ दिन पहले द पैम्फलेट की टीम हम भी आदर्श नगर हमारी टीम गई थी, वहाँ पे जो हिंदू शरणार्थी हैं, भाई-बहनों से बात की थी। उनका ये कहना था कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले भी आप आते तो हमने मिट्टी डाल-डाल के इस जगह को रहने लायक बनाया है, क्योंकि यहाँ पे आप 1 मिनट खड़े नहीं रह सकते थे। शाम को मच्छर हो जाता, कीड़े, ब गंदगी, बदबू, इतनी बुरी हालत थी कि हमने किसी तरीके से यहाँ पे एक जुगाड़ करके बाँस का घर बना के, पानी टैंकर्स आते थे, टैंकर्स की पानी भी जो थी वो ऐसा नहीं था कि आप ब बहुत साफ-सुथरा आपको स्वच्छ पानी मिल सके। तो ऐसी जो आप कह रहे हैं कि परेशानियाँ थी, ये बहुत ज़्यादा थी, और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जो अब जाके जो 2024 में ये जो सीए लागू हुआ है, आपको लग रहा है कि इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं, सिग्नेचर ब्रिज के नीचे अंदर जो कैंप है, नीचे जो कैंप है, वहां पे अगर आप जाएं, जहां हमने काम हुँ, शुरू किया, वहां भी अच्छा, ऐसे ही शरणार्थियों ने रहना शुरू किया, और उस समय वहां पे सिर्फ 3 शैलो हैंड पंप्स थे। ये भी हुँ, हुँ, यमुना फ्लड प्लेन्स में है, और इन तीनों से कंटेमिनेटेड पानी उनको मिलता था, और हुँ, जिसकी वजह से तकरीबन सभी की स्किन सड़ चुकी थी स्कैबीज की वजह से। ओके, पेड़ों के नीचे रहते थे, पेड़ों पे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, वो उनके ऊपर गिरते थे। चारों तरफ जंगल, जहाँ पे नीलगाय और सांप चारों तरफ हैं। जब ये आए तो ज़मीन पे ही सोते थे, तो कभी-कभी बिस्तर में सांप भी घुस जाते थे। इस प्रकार की स्थिति। महिलाएँ, बच्चे सभी शौच के लिए जंगल में जाते थे, जहाँ की आस-पास ड्रग एडिक्शन भी काफ़ी है। हुँ, तो इस प्रकार की वल्नरेबिलिटी भी इनकी थी। और इन सब चीज़ों पे हमने न स्वयं काम किया, बल्कि सरकार को भी एंगेज किया। हुँ, एनएचआरसी और एनसीपीसीआर की वजह से हमें काफ़ी मदद मिली। दिल्ली हाई कोर्ट में भी हमने पिटीशन फाइल किया, उन्होंने भी तुरंत हमारे फ़ेवर में रूलिंग दी, और इनकी वजह से भी सरकार से हमें सुविधाएँ लेने में काफ़ी सहायता मिली। अब देखिए, जो सबसे बड़ी बाधा है जो दूर होगी सीएए से, हुँ, अभी अच्छा, इनको घुसपैठिया कहना गलत है, ये घुसपैठिया नहीं है, क्योंकि ये छुप करके नहीं आए। हुँ? ये बजरंगी भाईजान भी नहीं जो तारों के नीचे से घुस करके आए। बिल्कुल, ये बाकायदा पिलग्रिम हाँ, वीज़ा लेकर के भारत में आते हैं, और ज़्यादातर हरिद्वार, ऋषिकेश जाने के लिए, लेकिन उनका पर्पज़ ये होता है कि वो यहाँ पे ही रुकेंगे, जाएँगे नहीं, और यहाँ आने के बाद वो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। भारत सरकार ने प्रावधान दे रखा है, और 5 साल हुँ, का उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता है, जिसको फिर आगे 2-2 साल तक के लिए वो रिन्यू कर सकते हैं, जब तक कि वो नागरिकता के लिए क्वालिफ़ाइड ना हो। लेकिन यहाँ पे उनको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो रुकेंगे, वहाँ पे एफआरआरओ और पुलिस स्टेशन में इनको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। फिर ये किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मूव कर सकते लंबे समय के लिए। अगर वहाँ जाएँगे तो रजिस्ट्रेशन की फिर से प्रक्रिया जी, इनको फॉलो करनी पड़ेगी। तो जो रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट पे, एक तो वो इनकी बड़ी बाधा दूर हो जाएगी, और हमारे आप जैसे ये भारत में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, रह सकते हैं। हुँ, पहला ये जो है इनको एक बड़ी राहत है। दूसरी, अ, अभी कुछ क्षेत्रों में ये काम नहीं कर सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं कर सकते हैं, और हुँ, इनफॉर्मल सेक्टर में भी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, उनमें ये जब तक रिफ्यूजी है वो काम नहीं कर सकते। तो ये इनका एक बड़ा स्कोप हो जाता है। अब वो हमारे आप जैसे किसी भी क्षेत्र में हुँ, नागरिक बनने के बाद काम कर सकेंगे। तो इनके लिए रोज़गार के अवसर बहुत सारे खुल जाते हैं। और अभी जो बाध्य हैं एक ही क्षेत्र में रहने की, ये भी अब अगर इनकी अच्छी आमदनी होगी, तो कहीं किराए पे मकान लेकर के और एक बेहतर जीवन बिता सकेंगे। देखिए, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे आके हमारे संसाधन खा रहे हैं, और लेकिन लोगों को जानना चाहिए कि पाकिस्तान में इनको इनका परसिक्यूशन तो था, लेकिन यहाँ से जिस हालत में भी रह रहे हैं, इससे थोड़ा बेहतर स्थिति में रहते थे, क्योंकि गाँव में रहते थे, इनके अपने मकान थे, हुँ, कुछ की अपनी दुकानें थी, कुछ के अपने खेत थे। वो सब छोड़ कर के जब यहाँ पे आए, तो स्लम में रह रहे हैं, जहाँ पे इनको कोई भी सुविधा नहीं है।
तो इट्स अ काइंड ऑफ इनह्यूमन लिविंग व्हिच इज नॉट वेरी वेरी डिग्निफाइड नाउ। अब नागरिक बनने के बाद कम से कम वो ऐसे क्षेत्र में रह सकेंगे जहाँ पे वो एक सामान्य नागरिक की तरह रह सकें, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दे सकें, वो बहुत ज़रूरी है। और हुँ। सीए इन सारी बाधाओं को दूर करने वाला है। हाँ, क्योंकि आपकी बात पे ही आ रही हूँ और जो मुझे लगता है कि शिक्षा एक बेसिक जो आप कह रहे हैं स्वच्छता होनी चाहिए। जो हिंदू शरणार्थी थे उन्होंने भी हमसे यही बताया कि हमारी माँग कोई हमें अफ़सर नहीं बनना है, हमें कोई आप लोगों की हम नौकरी नहीं लेने आए, हमें ये चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा भविष्य तो हम तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे आ पाए बच के, लेकिन अब आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, कम से कम उसको एक बेहतर जीवन मिल सके, वो शिक्षित हो सके, पढ़ाई-लिखाई कर सके, अपने पाँव पे खड़े हो सके और शायद जो सरकार की जो ये पहल है इसीलिए शायद वो स्वागत भी कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि बहुत मुश्किलों का हालात का सामना इनको करना पड़ा था। एक जो सवाल ये है कि अब कम से कम इसके बाद जो हिंदू शरणार्थियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी से, केंद्र सरकार से अब क्या कुछ अब आप लोगों की माँगे हैं आगे और क्या कुछ और उम्मीदें हैं? देखिए मेरा निवेदन ये है कि कट ऑफ डेट तो दिसंबर 2014 है बिल्कुल, हाँ। और 9 साल हो गए ऑलरेडी। हुँ, पिछले 9 साल में भी काफ़ी रिफ्यूजीज़ आए हैं। हुँ, मेरा पहला निवेदन तो ये है कि इस पे विचार करना चाहिए ताकि पिछले 3-4 साल में भी जो आए हैं रिफ्यूजीज़, हुँ, हुँ, के ऊपर भी कुछ विचार किया जा सके और इनकी भी नागरिकता जल्दी देने की अगर समय सीमा कम की जा सके तो एक बहुत अच्छी बात होगी। नंबर 2 ये सब कुछ छोड़ कर के आए पाकिस्तान में और यहाँ पे दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल। जब ये नागरिक बन जाते हैं तो इनके लिए स्पेशल अगर प्रोविज़न किया जा सके टू फास्ट ट्रैक their entitlement under different schemes by assigning a few officials who work specifically on this। मेरा कहने का मतलब है जैसे इनको मकान चाहिए, हमारे पास हुँ, स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। हुँ, इनको तत्काल हम क्या आवास दे सकें ताकि इनकी रहने की स्थिति बेहतर हो जाए। देखिए शिक्षा खाली स्कूल जाना नहीं है। बिल्कुल। शिक्षा एक माहौल भी एक ऐसे माहौल में रहना है जहाँ शिक्षा के लिए हम प्रेरित हो सकें एज़ स्टूडेंट। अब अगर हम हुँ, स्लम में रह रहे हैं जहाँ पे पानी, बिजली और 50 तरह की समस्याएँ हैं, विद्यार्थी ढंग से पढ़ नहीं सकता, भविष्य नहीं बना सकता। इसलिए एक ऐसा माहौल भी चाहिए जहाँ पे वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। और इस प्रकार जो हमारी अनेक स्कीम है महिलाओं के लिए, उनके उद्यम के लिए, हुँ। उसमें अगर हम फास्ट ट्रैक कर सकें इनके लिए डिलीवरी, तो इनके लिए इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये जो है एक मेरा दूसरा सुझाव होगा सरकार के लिए। बिल्कुल, मतलब जो भी पॉलिसीज़ हैं, सरकार ने जो भी योजनाएँ बना रखी हैं लाभार्थियों के लिए कि उसके ज़रिए काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं, वो पटरी पर आ सकती हैं इसके ज़रिए। हाँ, और इनको फास्ट ट्रैक किया जाए इनके लिए देखिए हमारे बहुत सारे अधिकार हम इसलिए भी नहीं हासिल कर पाते क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। तो हमें पहले बताया जाए हमारे अधिकार क्या हैं अब भारतीय हुँ, नागरिक होने के नाते और फिर उसको हमें फैसिलिटेट किया जाए ताकि उनको जल्दी से जल्दी ये अधिकार मिल सके। हुँ। जी। एक सवाल ये भी है कि सीएए देश में और शरणार्थियों के आने का एक चलिए साधन होना चाहिए। लेकिन ह्यूमैनिटी या ह्यूमन राइट्स के लिहाज से इस विरोध को आप देख रहे हैं, कई तरीके के विरोध भी हो रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अ, ये विरोध होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ज़्यादातर ये प्रेरित है, जो विरोध कर रहे हैं उनको भी उनके लिए भी ये उनका उद्देश्य कुछ दूसरा है, तो मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता। लेकिन मेरा एक सबसे निवेदन है कि आप अपने आप को इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एज़ रिफ्यूजी गोज़ थ्रू। देखिए हम जो सोसाइटी में एक सोसाइटी को सैकड़ों हज़ारों वर्ष लगते हैं एक समाज बनने में और हम सब अपने समाज में रहना चाहते हैं और वो समाज अगर एक झटके में मुझे छोड़ना पड़ जाए तो ये आसान निर्णय नहीं है। कोई भी अपने समाज को क्योंकि यहाँ पे समाज में सिर्फ़ हमारा परिवार नहीं है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा वातावरण है और इन सब से मिलकर समाज बनता है और उसको छोड़ना एक छोटा निर्णय नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय है। तो
किसी ने भी अगर उसको छोड़ा, दे आर नॉट इकोनॉमिक रिफ्यूजीज, नो, हुँ, दे फेल्ट परसिक्यूटेड, नो। वो यहाँ पे आमदनी के लिए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति यहाँ से खराब नहीं थी, अगर बेहतर नहीं थी तो हुँ, वो उसके लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए आए हैं। दूसरा हमें समझना चाहिए कि 1947 में सिर्फ परिवार इधर से उधर नहीं गए, परिवार बिखर भी गए। बिल्कुल। अ, और वो वैसा अभी भी हो रहा है। अगर आप सिग्नेचर ब्रिज या मजनू का टीला या आदर्श नगर कहीं भी जाएँ, तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जहाँ पे अगर किसी के 3 बच्चे थे, तो 1 बच्चा अभी भी पाकिस्तान में है, बिल्कुल, बिल्कुल। 2 बच्चे यहाँ पे आ पाए। इट्स पेनफुल। एग्ज़ैक्टली। कोई अपने बच्चा सिर्फ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आ पाया और पेरेंट्स अभी भी पाकिस्तान में हैं। हुँ, इज़ इट? इट्स वेरी वेरी पेनफुल अनलेस वी नो ऑल दिस स्टोरीज। हम इनके साथ रिलेट नहीं कर सकते, और हम इस तरह की राजनीति करते रहेंगे जो कि अमानवीय है। मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इनकी स्थिति अ, अगर आप समझेंगे तो शायद आप इस पे जो भी आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको भुनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हुँ, मेरी क्योंकि जिस हुँ, समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह प्रकार की अमानवीय स्थिति में ये अभी भी हैं। फैमिली का बिखरा होना, जब अभी भी आपको पता है आप परसिक्यूशन से भाग के आए और आपकी शायद एक बेटी अभी भी पाकिस्तान में है। कैन यू इमेजिन द ट्रॉमा कि अगर हमारी एक बच्ची अभी भी पाकिस्तान में है, या हमारे माँ-बाप अभी भी वहाँ, या पति यहाँ है, पत्नी वहाँ पे है, या पत्नी यहाँ है, पति वहाँ पे है। ऐसी स्थिति है बहुत सारे परिवारों की। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जब टीम ने जब हमने भी बातचीत शुरू की और जो आप कह रहे हैं कई स्टोरी ऐसी हैं, कई ऐसी कहानियाँ हैं और कइयों की तो हालत ये है कि उनको ये लगता है कि हर दिन वहाँ पे लड़कियाँ उठा ली जाती हैं, आपको आपका कन्वर्जन कर दिया जाता है, कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे में ये आज भी इसी दर्द में है कि हम तो आगे लेकिन हमारे जो अपने हैं, किसी की बेटी, किसी के पोते, वो कैसे हैं? तो आपको लगता है कि अब जो लोग हैं वहाँ पे, उनके लिए थोड़ा आसान होगा अब अपने देश आ पाना, जो लोग वहाँ अभी भी फँसे हुए हैं? अ, देखिए, मुझे नहीं लगता इतना आसान है भी, क्योंकि मैं जैसा मैंने पहले भी कहा और आप जानती भी हैं, ये घुसपैठी तो है नहीं। हुँ। ये तो एक लीगल रूट से आते हैं। ये वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और वीज़ा तो पाकिस्तान की सरकार को देना है। और हर सरकार को भले अपनी नागरिकों की चिंता हो या ना हो, लेकिन अपनी इमेज की चिंता तो रहती है। हुँ, और सीए की वजह से हमारी ज़ाहिर है कि जो पड़ोसी देश है थोड़ा-सा तो प्रेशर में है, क्योंकि ये मुद्दा है कि वहाँ पे परसिक्यूशन हो रहा है। तो वीज़ा वो क्या बहुत ही विलिंगली प्रॉम्प्टली देंगे या नहीं, इस पे बहुत निर्भर करता है। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो बचे हुए हैं वो अब यहाँ आना चाहते हैं। अब कितना आसान होगा मैं नहीं कह सकता, हाँ, थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। अब ऐसा मुझे लगता है। सुधांशु जी, आप मतलब जिन शरणार्थियों के साथ काम कर रहे हैं, जो भी हिंदू भाई-बहन हैं क्या उनको भी कानूनी तौर पर पुलिस स्टेशन में उनका कुछ रिकॉर्ड रहता है? जी, हाँ। मतलब ये हमारा इसलिए पूछना है क्योंकि कुछ राजनेताओं द्वारा ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि ये जो शरणार्थी हैं, ये यहाँ अगर आते हैं तो यहाँ पे अपराध बढ़ जाएँगे यहाँ पे हमारे जो काम है, हमारे जो नागरिक हैं, उनको काम नहीं मिलेगा। कई ऐसी बातें हैं जिसको शायद मैं कोट भी करना चाहूँगी। इस पर आपके क्या विचार हैं? हम पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं इनके साथ। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सभ्य लोग हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब जिस स्थिति में रह रहे हैं, उस स्थिति में एक डिस्पैरेशन ज़रूर हो जाती है, तो आपस में कभी-कभी झगड़ा कर लेते हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी नॉर्मल। अगर हम आप ऐसी स्थिति में रहेंगे, तो हम भी बड़े उद्वेलित रहेंगे, कभी-कभी गुस्सा आ जाएगा। इट इज़ फ्रस्ट्रेशन टू कम आउट ऑफ द डिस्परेशन। लेकिन कोई भी गंभीर अपराध में कोई भी शरणार्थी लिप्त नहीं है। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया है। बल्कि इनके आस-पास जो हम भारतीय हैं ऑलरेडी, उनके रिकॉर्ड ज़्यादा हैं, इनके नहीं हैं। तो ऐसा कहना अमानवीय है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये हृदय से भारतीय हैं, अपनी अपने देश का सम्मान करते हैं, और यहाँ पे कानून के हिसाब से रहना चाहते हैं, कानून का उल्लंघन करके नहीं। और छोटी-मोटी बातों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई भी गंभीर अपराध इनमें से किसी ने नहीं किया है। मेरी जानकारी में एकदम नहीं है। आप क्योंकि इनके साथ काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और एक-एक पहलू शायद जो बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी वो तमाम पहलुओं को आपने देखा है और क्योंकि जो टीवी और न्यूज़ चैनल्स में, अखबार में हम पढ़ते हैं कि ये परेशानियाँ हैं, चाहे वो बिजली की हो या पानी की किल्लत की समस्या हो। ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिनको रेज़ किया जाता है। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो दिखती ही नहीं हैं। जो आपने कहा मेडिकल फैसिलिटी क्योंकि कई बार हम भी कैंप में जा चुके हैं, तो हमने देखा है कि मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ जाएँ, उनके
उनकी तबीयत खराब है और उसी अव्यवस्था के बीच में उनको रहना पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है ये जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, इस तरीके की चीज़ों पे भी आगे काम होना चाहिए क्योंकि ये ऐसा आप थोड़े समय के लिए जो पेपर वर्क है वो आपका रुक सकता है, लेकिन जब किसी की जान पे बात आए, तो ये जो फैसिलिटी है इस तरीके के रिफ्यूजी कैंप में थोड़े बढ़ाने चाहिए? देखिए, पहले मैं एजुकेशन से शुरू करता हूँ। हुँ, ज़्यादातर अगर आप एडल्ट से मिलें तो एडल्ट्स इलिटरेट हैं, वो स्कूल में गए नहीं। अब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे यहाँ पे आए तो वो ऑलरेडी वो 6, 7, 8, 9, 10 वर्ष के थे। हुँ, हुँ, तो उनको जब स्कूल में एडमिशन मिला, तो हुँ, उन उम्र के हिसाब से मिला। अच्छा, तो कोई 10 साल का था तो शायद तीसरी या दूसरी क्लास में या चौथी क्लास में सीधे एडमिशन मिला। अच्छा, अब उसके पहले अगर या तो वो स्कूल कभी गए नहीं पाकिस्तान में, या गए तो वो उनका मीडियम और सिलेबस डिफरेंट था। हुँ, जो अ, यहाँ पे जब उनको एक अलग मीडियम में शुरू करना पड़ा और सीधे तीसरी या चौथी क्लास से, हुँ, तो उनका ज्ञान उससे पहले ज़ीरो था। हुँ, और ये बहुत बड़ा, अब ये किसी के रडार में नहीं है कि इनको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है पहले, और इसलिए इनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था शुरू में। स्कूल में भी बुलिंग फेस करते हैं बच्चे, पाकिस्तानी होने हुँ, की वजह से, गरीब होने की वजह से, शरारती होने की वजह से, और ये भी एक वजह है थी ड्रॉप आउट। हमने इन सारी चीज़ों पे काम करना शुरू किया। हेल्थ, अगर कोई भी बड़ी बीमारी हो जाए इनके पास, तो सरकारी इस अस्पताल में जाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं, और वहाँ पे चिकित्सा मिलना या न मिलना, आपको भी पता है इतना आसान तो है नहीं। हुँ, और इनके पास इतने पैसे हैं नहीं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के आप खर्च कर सकें। कुछ-कुछ केसेस में हमें हमें भी कुछ 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े, लेकिन हमारी भी ऑर्गनाइज़ेशन के पास बहुत से लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, तो हम सबका काम नहीं कर सकते। लेकिन हुँ, कुछ एक केसेस में हमने किया है, लाखों रुपए भी खर्च किए हैं प्राइवेट ट्रीटमेंट में। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, वो हमारी मदद करने को तैयार रहते हैं। सरकारी अस्पताल भी, राम मनोहर लोहिया भी हमारी मदद कर, हम रेफ़र करते हैं तो वहाँ पे उनका उनका जो है उपचार होता है। एम्स वगैरह में भी जब ज़रूरत होती है, हमारे खुद टीम के लोग उनको लेके जाते हैं, इस प्रकार काम करना चाहते हैं। लेकिन हमने कोशिश भी की कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अपने सीएसआर में हमें सुविधा दे कि ये हमारे रेफ्यूजीज़ को ट्रीटमेंट जी, दे सके, लेकिन हमें असफलता ही मिली इसमें, और इसमें बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि अगर एक मिडल क्लास फैमिली में किसी को एक अच्छी बीमारी हो जाए, तो पूरा मिडल क्लास तबाह हो जाता है, हुँ, खर्च में, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँच गए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे और हमारे दिल्ली में आयुष्मान भारत भी नहीं है, और ना ये नागरिक हैं जो उसकी तरफ से वो फ़ायदा ले हुँ। सकें। जी। आपने तकरीबन जैसे शुरुआत में आपने बताया कि आप लोगों को कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा था, तो क्या ऐसे मामले थे जिसको लेके आप लोग कोर्ट तक पहुँचे थे? उस पे अ कुछ जाए? ये हमें यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के लिए ही अ, जाना पड़ा, और बिजली, पानी, पेमेंट्स, गार्बेज डिस्पोज़ल, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब को लेकर के हमें जाना पड़ा एनएचआरसी, एनसीपीसीआर और दिल्ली हाई कोर्ट, इन तीनों हुँ, जगहों पे, और सौभाग्य से हमें तीनों जगह समर्थन मिला, और जिसकी वजह से बिजली जो एक समय असंभव सा लगता था, खास तौर से सिग्नेचर ब्रिज में, वहाँ भी हुँ, बिजली है। पानी टैंकर सप्लाई सिग्नेचर ब्रिज में होता है, और टैप वाटर से मजनू का टीला में होती है। गार्बेज डिस्पोजल, टॉयलेट्स बन गए, और वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे 1 टू गवर्नमेंट पीपल विजिट टू सी द थिंग्स हैपनिंग और नॉट। हमें आंगनवाड़ी वहाँ पे नहीं, लेकिन आंगनवाड़ी सर्विसेज हम शुरू अच्छा। करवा हमें शुरू करवाने में सफलता मिली। तो ये जो है, जो मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, वो हमें शुरू करवाने में मदद मिली। काफ़ी कुछ, और हाई कोर्ट और एनएचआरसी, एनसीपीसीआर, इनका भी काफ़ी, इनके सहयोग की वजह से। अच्छा, जो लोग नागरिकता जिनको मिली है अभी क्योंकि पूरा प्रोसेस है ये इतना बहुत जल्दबाज़ी वाला प्रोसेस नहीं है ये। लेकिन जो तकरीबन यहाँ पे बरसों से रह रहे हैं,
उनकी खुशी समझी जा सकती है, लेकिन जब ये खबर आप लोगों तक भी पहुँची क्योंकि आप जुड़े हुए थे उन समस्याओं से, क्या कुछ आपके पास चुनौतियाँ थी उनको सही ढंग से रख पाना जो हमारे हिंदू भाई-बहन हैं, उनके लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको उन तक पहुँचा पाना। ऐसे में आप लोगों के लिए ये कितनी बड़ी खुशी के तौर पे आप वो देखते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कोई मैं बल्लियों नहीं उछलने लगा खुशी के कारण। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता मिली भी है। हुँ, नॉर्मल कोर्स में है, 12 साल से ऊपर हो गए और वो 20-20 साल रहने के बाद उनको नागरिकता मिल गई है। लेकिन उनकी स्थिति उतनी ही अच्छी या खराब है जितनी कि उनकी जिनको अभी नागरिकता नहीं मिली है। हुँ, और यहाँ पे हमें एज ए सोसाइटी वी हैव टू थिंक वेरी केयरफुली। देखिए किसी भी प्रकार का या डिजास्टर रिस्पांस हो या रिफ्यूजी रिस्पांस हो, ये अभी तक हम जो है हृदय से ज्यादा करते हैं, दिमाग से कम करते हैं। हुँ, और एक बड़ी समस्या है। और जब हम करते हैं तो हम अपनी पब्लिसिटी भी उतनी चाहते हैं जितना हम कर रहे हैं या शायद उससे ज़्यादा चाहते हैं। और उसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म नीड्स पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारा ध्यान जाता है हम गए, खाना बाँट दिया, कपड़े बाँट दिया, फ़ोटो खिंचा ली और आकर के सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दिया, अपनी पीठ थपथपा ली। और ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि इससे हम ये रिफ्यूजीज का रेजिलियंस कम हुआ है, क्योंकि हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे, स्किल बिल्डिंग पे हमने कम इन्वेस्ट किया और बाकी चीज़ें देने पे ज़्यादा फोकस किया। इसलिए और इनके समाज में इंटीग्रेशन के लिए भी हमने कम ध्यान दिया, क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म है, उसमें हमें कैमरा चारों तरफ हमें हमें मिलेगा नहीं। हम तो लॉन्ग कई साल का प्लान लेके काम कर रहे हैं, जैसे उनकी एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग, हेल्थ। और ये हमारी समाज की और एक उनके साथ काम करने में की जो प्रक्रिया है उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए जिनको नागरिकता मिल गई है वो भी वैसी स्थिति में है जैसे बाकी। और वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनके लिए सिर्फ नागरिकता एक चीज है। इनको हुँ, एक अच्छा नागरिक बनाना, जिनको जहाँ पे इनको एक अच्छा माहौल और मूलभूत सुविधाएं हैं, वो बहुत ही अलग चीज है। और उसमें जो भी काम करना चाहते हैं उनको मिल के काम करना चाहिए, अलग-अलग नहीं। लेकिन हम सब अलग-अलग काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमें क्रेडिट मिलनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट तो चाहिए, लेकिन क्रेडिट तो आपको काम करने की चाहिए ना। काम क्या करना है वो बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं तब तक पड़ेगा जब तक कि हम इनके जीवन में बदलाव ना ला सकें, जीवन बेहतर ना कर सकें। अगर जीवन बेहतर ना कर पाए तो फिर सिर्फ़ अब वो पहले रिफ्यूजी थे, अब भारतीय हो गए, लेकिन अभी भी उसी स्थिति में रह रहे हैं। वैसे ही आर्थिक परेशानियाँ इनके सामने, उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मतलब मुख्य धारा में इनको लाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे जो बेसिक जो सुविधाएँ हैं इनको, कम से कम वो मिल सकें। तभी जाके शायद असली खुशी मिलेगी और असली जो आप लोगों ने जो काम किया है और अभी भी लगातार कर रहे हैं, वो सही मायने में सार्थक होगा। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। एक और सवाल ये है कि आप 2018 से आपने बताया कि आप इस तरीके इन लोगों के काम के लिए जुड़े हुए हैं, इन लोगों के साथ में। सबसे जो शुरुआत में आपने शुरू कैसे किया? क्योंकि चुनौतियाँ ज़ाहिर तौर पे सिर्फ़ एक लेवल पे नहीं थी क्योंकि ये आके बसे, इनको किस-किस चीज़ों की ज़रूरत है और वो कैसे इन तक पहुँचाया जाएगा, ये कुछ ऐसी चुनौतियाँ थी। तो एक-एक करके वो एक पूरी सीढ़ी थी। आप ये कह सकते हैं कि एक-एक सीढ़ी आप लोगों ने धीरे-धीरे चढ़ा तब जाके शायद यहाँ तक आप लोग आज पहुँचे हैं। देखिए, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन, खुद की ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी नहीं है। हमने, जैसे मैंने पहले बताया शुरुआत में, मैं 2016 में जिनेवा से वापस आकर आया इस संस्था को स्थापित करने के लिए। 2016 मई में हमने ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर की, एस्टैब्लिश की। तो जिस समय हमने रेफ्यूजी प्रोग्राम भी शुरू किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल से 2 वर्ष पुरानी थी। हमारे पास संसाधन भी नहीं थे, लेकिन जब मैं गया तो मुझे लगा यहाँ पे काम करना चाहिए और मैंने तुरंत कमिट किया कि हम यहाँ पे सबसे पहले अनकंडीशनल फंड ट्रांसफर से शुरू करेंगे, जिसमें हर परिवार को ₹1000 प्रति माह हम एक कार्ड देंगे जिसकी वैल्यू होगी ₹1000 प्रति माह। और जिससे पास की ग्रोसरी शॉप में जाकर के वो फूड या एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स अप टू ₹1000 पर मंथ
खरीद सकेंगे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। हुँ। बगैर पैसे के ये हमने प्लान तो शुरू कर दिया। वापस आकर के मैंने सोशल मीडिया पे डाला और सौभाग्य से डॉक्टर आनंद रंगनाथन की नज़र उस पे पड़ गई और उन्होंने इसको प्रमोट कर दिया। तो हमारे पास उतने पैसे आ गए कि जो हमने 3 महीने का जो हमने कमिट किया था, वो हमारा काम शुरू हो गया और उससे एक हमारी भी पहचान बनी कि और उसके पहले रिफ्यूजीज़ किसी के रडार पे थे नहीं। लेकिन ये रिफ्यूजीज़ फिर रडार पे आने लगे और लोग काम करने लगे और इन 3 महीनों में फिर हमने जब असेसमेंट डिटेल में असेसमेंट किया, उसके आधार पे हमने अपने लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाए 5 डोमेन्स में एजुकेशन, हेल्थ, स्किल बिल्डिंग, एक्सेस टू बेसिक एमेनिटीज़ एंड लीगल असिस्टेंस और उसपे हमने धीरे-धीरे काम करना शुरू किया। हमारे पास कभी भी रिसोर्स देखिए ये रिफ्यूजी प्रोग्राम ज़्यादातर हमारे क्राउड फंडिंग से चलता है और क्राउड फंडिंग जैसे मैंने पहले कहा कि ये इमोशंस पे ज़्यादा चलता है। तो जो हमें शुरू में सहायता मिली, वो अब नहीं मिलती है। अब हमारे शायद ही कोई क्राउड फंडिंग से पैसा आता है और इंस्टीट्यूशनल डोनर वो जब पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजीज़ की बात करें तो उनको लगता है ओह! इज़ देयर इज़ समथिंग कम्युनल? हुँ। So they don't fund it. So it continues being a struggle for us. We can't do everything what we plan to do. लेकिन फिर भी हमारा काम चल रहा है। मित्र हमारे सोशल मीडिया पे हैं और ईश्वर है, वो मदद कर देते हैं। हमारा काम चल रहा है। हमने सिग्नेचर ब्रिज में हम चाहते हैं हर बच्चा पढ़े, लेकिन सिग्नेचर ब्रिज तो जंगल में है। हुँ। वहाँ से स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर है। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजते थे कि वो 3-4 किलोमीटर जंगल से होकर गुजरना रिस्की है। तो हमने 3 एग्ज़ैक्ट ई-रिक्शा प्रोवाइड किए हैं वहाँ के ही रिफ्यूजीज़ को। अच्छा। वो उनको बच्चों को स्कूल ले जाते हैं और ले आते हैं और बाकी समय ई-रिक्शा चला के अपनी कमाई करते हैं। इस तरह के जो है हमने कार्यक्रम किए। तो अभी भी चैलेंजेस तो हैं और एक चैलेंज ये भी है कि अब तो एक्टर्स भी वहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन सब इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, साथ काम करने के बजाय। दैट्स द थिंग व्हाट आई वांट टू हाइलाइट कि वी नीड टू वर्क टुगेदर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ रेफ्यूजीज़। और मुझे लगता है ये जो छोटे-छोटे हर्डल्स हैं जो आपने एक ये तो बहुत ही अच्छा तरीका बताया आपने कि हमने क्योंकि जंगल में वो बच्चे को भेजते पेरेंट्स जो थे वो भेज नहीं सकते थे, पढ़ाई कैसे करें? तो ये जो एक छोटी शुरुआत थी आपने 3 ई-रिक्शा प्रोवाइड किया जिसके ज़रिए 2-2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो बच्चे शिक्षा भी ले रहे हैं और उनका जो उनकी जो आर्थिक रूप से उनको हम संबल बनाने की भी कोशिश करें, वो दिन भर अपना रिक्शा चला रहे हैं। तो ये या जो छोटे-छोटे कदम हैं शायद यही एक तरीके से आगे आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा इन परिवारों के लिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और साथ ही साथ हमने अब ये शुरू किया क्योंकि जैसे बच्चे गरीबी तो है ही, इसलिए जब हुँ, बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनको वो ड्रॉप आउट करके पेरेंट्स के साथ काम में लग जाते हैं। मोस्ट प्रेफर्ड काम इनका जो है, जो मुझे पसंद नहीं है, मोबाइल कवर बेचना। अच्छा। इसमें कोई भविष्य नहीं है। तो बच्चे पैसों की वजह से पढ़ाई न रोकें, इसकी वजह से अब हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बच्चों को 9वीं, 10वीं के बच्चों को ₹500 प्रति मास और हुँ, 11वीं, 12वीं बच्चों को ₹1000 प्रति मास हम जो है स्कॉलरशिप देते हैं। और वो उसको दे शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसलिए हम उनको हर 3 महीने में टेस्ट लेते हैं। शुरू में हमने ऐसे ही सारे बच्चों को दिया। अब हर 3 महीने पे आपका टेस्ट होगा, यू हैव टू पास इट एग्ज़ैक्टली। टू इंश्योर दैट इट कंटिन्यूज। तो अब इसकी वजह से बच्चे ऊंची क्लासेस में पहुंच रहे हैं। अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना, आपके पास पैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, विल हेल्प यू, विल पे फॉर यू, बट यू हैव टू इंश्योर दैट यू कंटिन्यू टू एजुकेट योरसेल्फ। दिस व्हाट वी वांट। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है, वो किया जाएगा ही आगे भी। लेकिन आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाएँ और होनी चाहिए जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके और खुद से वो सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएँ। ऐसा नहीं कि बस 2-3 क्लास पढ़ाई की, उसके बाद जैसा आपने कहा कि वो अपने परिवारों के साथ मोबाइल कवर बेचने लगते हैं। तो एटलीस्ट उनको एक सही गाइडेंस की भी ज़रूरत है, ताकि वो सही रास्ते पे चल सकें। Exactly, and this is what my message is to whosoever is working with refugees। एक लंबा प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। हम हुँ, शॉर्ट हुँ। टर्म में काम नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में ये कोई बाढ़ नहीं है जहाँ पे एकाएक लोगों की स्थिति बड़ी विकल हो गई और आपको खाना देना ही देना है। हुँ, नाउ दे कैन हुँ। अरेंज फॉर देयर फूड्स। वी हैव टू वर्क ऑन देयर फूड सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए हमें उनकी स्किल बिल्डिंग करनी है, उनकी एजुकेशन हमें देनी इंश्योर करनी है, ताकि वो खुद अपने आप बेहतर तरीके से कमा करके
और अपने बच्चों को जो है शिक्षा दे सकें। और ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है, जिसके के तहत हम काम कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म करने से नुकसान ज़्यादा है। मतलब शॉर्ट टर्म शॉर्टकट के रास्ते वैसे भी आप बहुत कुछ नहीं पा सकते हैं। ये एक क्या एक और नहीं, मैसेज है आप लोगों की तरफ से। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सुधांशु जी आप लोग और हम लोग तो ये शुभकामना दे सकते हैं आपको कि और बेहतर तरीके से जो भी लोग हैं जो सिर्फ़ क्रेडिट लेने के लिए ना काम करें, कम से कम इनको एक सही ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी दे सकें और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। आप लोगों ने जो काम किया दिन-रात इन हिंदू परिवारों के लिए, बच्चों के लिए वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि सफल हुई है और हमारे साथ समय देने के लिए सुधांशु जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार।